गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन। तो आज का जो सेशन होगा उसके जस्ट आगे का सेशन होगा, जिसके माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव। जो कि आपको इसके पहले के सेशन में हम बता चुके हैं कि इसको एक रिवीजन क्लास की तरह लेकर हम चलेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जो कि तीसरा चैप्टर है, जिसमें 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जैसे मान लो कोई सोल्यूशन हम लेते हैं। जब हम कोई अर्धसेल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई सोल्यूशन लेते हैं। और जब कोई सोल्यूशन लेते हैं, मान लो वो हमने विलयन ले लिया ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का विलयन लिया। जब कोई विलयन ले और उसमें उसी धातु की छड़ को जब डुबोते हैं, तो धातु की छड़, ये जो धातु की छड़ है, ध्यान देंगे, धातु की छड़ और जो ZnSO4 का विलयन है, इनके मध्य क्या होता है, ये विपरीत आवेशित आयनित हो जाती है। ठीक है, ये विपरीत आवेशित हो जाती हैं, जिसके कारण इनके बीच क्या उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। और इसी विभव को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे डेफिनेशंस बनती है, जब किसी विलयन को उसी का धातु का छड़ उसमें डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन विपरीत आवेशित हो जाती है, जिससे उसमें क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसको इलेक्ट्रोड विभव नाम देते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को हम लिखते हैं। डेफिनेशन को बहुत, जब देखिएगा, जब धातु की छड़ को, जब धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है। देखिएगा, जिंक की छड़ है, छड़ किसका होना चाहिए, जिंक का। जब धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़, धातु की छड़ और विलयन क्या होते हैं, विलयन विपरीत आवेशित हो जाते हैं, विपरीत आवेशित हो जाते हैं, जिससे उनके बीच एक विभव उत्पन्न होता है, उनके बीच एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या नाम देते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर लेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। राइटिंग पे विशेष फोकस नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको एक बार और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, एक विलयन लिया और जो विलयन लेते हैं उसी की धातु की छड़ को उसमें यूज करते हैं। तो क्या होता है, जैसे किसी विलयन में उसी की धातु की छड़ को उसमें डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन क्या हो जाते हैं, विपरीत आवेशित हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, और इसी विभव को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब आइए इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और कॉपर छड़ को उसमें डुबोया, तो क्या हो जाएगा, कॉपर क्या करेगा, ये जो है Cu2 प्लस 2E माइनस मान लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये विपरीत आवेशित आयनित हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। Zn का भी सेम हमने कहा था, Zn क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस 2E माइनस। तो इस प्रकार इसको जो है विपरीत आवेशित हो जाने के कारण इसमें जो विभव उत्पन्न होता है उसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। विभव को अगर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक होगा वो होगा धातु की प्रकृति। तो पहला क्या हो जाएगा, ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसकी प्रकृति कैसी है। दूसरा कौन सा प्रभावित करने वाले कारक जो हो जाएंगे, विलयन में आयनों की सांद्रता। क्या हो जाएगा, विलयन में आयनों की सांद्रता कम है कि ज्यादा है। अगर आयन ठीक ठाक होंगे तो विद्युत का
जो है प्रवाह ठीक ठाक होगा। तो ये भी इस पे डिपेंड करता है आयनों की सांद्रता। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 प्रभावित करने वाले, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक थे। आइए अगर हम बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के विषय में हम जानेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई नाट से। तो सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अगर इलेक्ट्रोड विभव का मापन, किसका? इलेक्ट्रोड विभव का मापन मानक परिस्थितियों में हो, लिख देते हैं कि जब क्या होता है कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन मानक परिस्थितियों में हो, मानक परिस्थितियों में हो, परिस्थितियों में हो, तो क्या बोलते हैं उसको? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये है कि मानक परिस्थिति क्या होती है। मानक परिस्थिति क्या लिया जाएगा, इससे जो मापन होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। तो मानक परिस्थिति में क्या ले सकते हैं हम? जो विलयन ले वो 1 मोल हो, ठीक है। और जो टेम्परेचर हम ले, जो टेम्परेचर ले हम वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो, ये ध्यान में रखना है। और क्या लेना है हमको? जो दाब ले यानी जो प्रेशर ले वो एक वायुमंडलीय दाब ले। अगर इस प्रकार जो मानक परिस्थिति हम लेते हैं तो हम बोलते हैं कि इसमें जो मापन किया जाएगा विभव का वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनती है? इलेक्ट्रोड विभव का मापन यदि मानक परिस्थितियों में यानी 1 मोल विलयन हो, ताप 298 केल्विन हो, दाब एक वायुमंडलीय हो, तो जब विभव का मापन किया जाएगा तो वो विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर्गत आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार बहुत रिवीजन क्लास की तरह इसको लेते हुए चलेंगे, बहुत कम समय में पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 प्रकार के विभव हो जाते हैं। पहला ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अपचयन विभव, अपचयन विभव। अब ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया अगर आप जानते हो तो शायद आप बेहतरीन इसको समझ सकेंगे। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, जैसे कि यम है, कोई मेटल्स है, कोई धातु है, ये क्या करे कि जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने उस पे चार्ज आएंगे। मान लो इन्होंने n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पे जो है n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो n प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीकरण विभव में होता क्या है, जब विभव उत्पन्न हो तब जबकि उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही हो। अपचयन में जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। अपचयन में क्या होगा कि कोई भी पहले से ही जितना जो है उस पर चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन की प्रक्रिया होती है और वो कन्वर्ट हो जाए मेटल में। और हमें जो पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के माध्यम से वो सबसे ज्यादा यही पढ़ना है अपचयन विभव के विषय में। आई थिंक आप इतना क्लियर हो चुके होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है पेज पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। अब आपको पढ़ना है SHE, SHE क्या नाम देते हैं इसको? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको पढ़ते हैं। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं।
अब SHG होता क्या है कि ध्यान से पहले इसको बना के तब बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया कि एक इस तरीके से जो है हमने ले लिया, एक पात्र ले लिया और इसमें हमने क्या किया, एक कांच की नली लगा दी। कांच की हमने क्या किया, नली लगा दिया। ऐसे लिखना भी है जब भी आएगा। और फिर क्या किया हमने हमने इसमें जो है एक प्लेटिनम की छड़ लगा दी। एक हमने इसमें क्या किया, प्लेटिनम की छड़ लगा दी। और यहाँ पर हमने लगाया एक प्लेटिनम ब्लैक लगा दिया। यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक, हमने यहाँ पर एक प्लेटिनम ब्लैक लगा दिया और इसका संपर्क कुछ इस तरीके से यहाँ कर देते हैं और जो छड़ हमने लगाया है इसको इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन को प्रवाहित करने की व्यवस्था करते हैं, मतलब H2 को हम यहाँ से प्रवाहित करते हैं और कितने बार दाब पर, एक बार दाब पर ये प्रवाहित करने की व्यवस्था करते हैं। और जो विलयन यहाँ पर हम लेते हैं वो विलयन हम ले लेते हैं HCl का विलयन, और वो भी कितना होगा, 1 मोल होगा। HCl विलयन होगा, कितना होगा, 1 मोल होगा। और हमने बताया ये क्या है, ये है कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, ये हो गया। छड़ हमने आपको बताया किसका छड़ होगा, तो Pt यानी प्लेटिनम का छड़ होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हाइड्रोजन के जो अर्ध सेल होते हैं ना, इसी को मानक हाइड्रोजन जो है के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। या हाइड्रोजन का अर्ध सेल इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। अब किसी और अर्ध सेल का विभव का, क्योंकि एक अर्ध सेल के विभव का मापन तो संभव नहीं है, विभव का मापन तो संभव ही नहीं है, हम विभवांतर को माप सकते हैं और विभवांतर को तभी माप सकेंगे जब दो अर्ध सेल लिए जाएंगे, तब जाकर पूरा सेल कंप्लीट होगा, तब जाकर उसके बीच में हम लगा देते हैं कोई विभवमापी और उसमें आने वाले विभव से हम पता करते हैं कि दूसरे वाले का विभव कितना होगा। तो एक अर्ध सेल जो हाइड्रोजन का अर्ध सेल का प्रयोग किसमें किया जाता है, विभव के मापन में किया जाता है और इसके विभव को क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं E0SH इक्वल टू क्या माना जाएगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 0 मानकर चलते हैं, जबकि 0 होता नहीं, लेकिन इसको 0 मानकर और किसी अर्धसेल के विभव का मापन हम कर पाते हैं। अब इसको ही क्यों लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के जैसा व्यवहार करता है। दोनों के जैसे व्यवहार करने का मतलब क्या है, ये अर्धसेल में जो है ऑक्सीकरण विभव का भी काम करता है और अपचयन विभव का भी काम करता है। इससे जो है दूसरे अर्धसेल के विभव का मापन संभव हो जाता है। ध्यान से देखें, जैसे कि हमने H2 यहाँ प्रोवाइड किया, तो होता क्या है प्रक्रिया में, आप ध्यान देंगे, होता ये है कि H2 जो है ये कन्वर्ट होता है H2H प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। और जब ऐसा प्रोसेस करेगा तो ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीकरण का। हमने आपको बताया है लोन से, ऑक्सीकरण का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये ऑक्सीकरण जैसा बिहेवियर करेगा। और दूसरे केस में क्या है, यहाँ पर क्या है, H प्लस HCl है। अब H प्लस क्या करता है, ये जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो ये हाफ H2 और यहाँ से निकलेगा क्या, H2 गैस के रूप में, जो है गैस के बुलबुले के रूप में निकलता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाफ H2 में और इस समय ये किसका काम करेगा, रिडक्शन का या अपचयन का। तो ये दोनों के जैसा बिहेव करता है। तो ये एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का भी काम कर देता है कि ये दोनों तरीके से निर्धारित करेगा कि जो दूसरा वाला अर्धसेल हम लिए हैं वो अगर वो जो है एनोड का काम करेगा तो ये वाला जो है कैथोड का काम करेगा। अगर दूसरा वाला जो है कैथोड का काम करेगा तो ये एनोड का काम करेगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि दूसरा वाला अर्धसेल जिसका मापन हमें करना है, जिसके विभव का, वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कार्बन ब्लैक जो है किस लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, ताकि हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है इसको एब्जॉर्ब कर सके। हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है। अभी हम आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे क्या कैसे होता है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे।
और कई बार पूछा जाता है कि जो कांच की नली में प्लेटिनम की छड़ ही क्यों ली जाती है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो प्लेटिनम की छड़ होती है किसी अम्ल से क्रिया नहीं करती है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पीटी की छड़ अम्ल से क्रिया नहीं करती है, इसलिए प्लेटिनम की छड़ लिया जाता है, अम्ल से क्रिया नहीं करती है। इसलिए प्लेटिनम की छड़ ली जाती है। एक बार रिपीट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। हमने क्या बताया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज क्यों किया जाता है। इसको जीरो मान के किया जाता है ताकि दूसरा वाला जो अर्धशेल हो उसके विभव को हम ज्ञात कर सके। और इसमें क्या किया जाता है, कांच की नली लगाई जाती है जिसके बीच में एक प्लेटिनम का छड़ लगाया जाता है। प्लेटिनम का छड़ इसलिए लगाया जाता है कि क्योंकि ये जो है किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करती है। और इसमें जो पात्र में भरा जाता है HCl विलयन भरा जाता है। ये दो तरीके से बिहेव करता है, एनोड का भी कैथोड का भी। एनोड का मतलब ऑक्सीकरण क्रिया होगी तो एनोड का बिहेव करेगा, रिडक्शन होगा तो कैथोड का बिहेव करेगा। इससे ये क्लियर हो जाती है। और इसका जो विभव है मानक इलेक्ट्रोड विभव या सच्ची का है उसको जीरो मानकर करते हैं, बट एक्चुअल में जीरो होता नहीं है ताकि हम दूसरे का बेहतरीन तरीके से ज्ञात कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे कुछ इसका निरूपण कैसे किया जाता है। देखिएगा निरूपण कैसे किया जाता है, निरूपण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निरूपण करते समय सबसे पहले हमको ध्यान में रखनी है कि हमने इसमें कौन सा अक्षर डुबोया था, वो प्लेटिनम का था जो किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। तो फिर ब्रिज लगाते हैं। दूसरा हमने लिया था H2 गैस प्रोवाइड किया था और ये गैसियस फॉर्म में था, फिर ब्रिज लगाते हैं। और जो विलयन था उसमें H प्लस आयन था और H प्लस आयन विलयन में था तो एक्वस। इस प्रकार से इसका हम निरूपण करते हैं। आइए कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मापन को देखते हैं। धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का मापन। सबसे पहले हम मान लें कि हमें मापन करना है, एक अर्धशेल हमने ले लिया। यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्धशेल हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हमने विलयन भरा, ZnSO4 का विलयन भर दिया, जिंक सल्फेट का विलयन हमने भर दिया, ठीक है। और इसमें हमने एक छड़ लगा दी, जो छड़ किसकी होगी, इसी के धातु की होगी। हमने जिंक की छड़ लगा दी, ठीक है। और हमने एक SHG लिया। SHG लेने का मतलब क्या है, वही जो अभी हमने हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया था उसको हमने ले लिया और इसको जो है एक विभव मापी से कनेक्ट कराते हुए इसको इससे जोड़ दिया। हमने आपको बताया था कि SHG जो होता है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो जीरो होता है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका मापन करना है। इसको हम जोड़ देते हैं एक साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। अब इसका तो जीरो मान के चलते हैं और निकालना हमको किसको है, इसको निकालना है। तो एक फार्मूला जो यूज करना है आपको हमेशा, वो फार्मूला देख लीजिएगा। उसी फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। फार्मूला क्या है कि ई नॉट सेल इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे सवाल भी आते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू, सेल का जो विभव होगा वो डिपेंड करेगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा। यहाँ हम विभव मापी लगा देते हैं। आप ध्यान देंगे, मान लो जैसे कि हमने ये विभव मापी लगाया और यहाँ पर दिया कि विभव मापी में कितना जो है बताया विभव है 0.76 वोल्ट आया, ठीक है। टोटल इसने दे दिया, इनार्ट सेल का मान दे दिया कि जो इसमें विभवांतर जो हो रहा है वो 0.76 वोल्ट जो है विभव मापी जो है अपना रीडिंग दिया। तो अब क्या करते हैं, अब हमें इसी फार्मूले के माध्यम से ज्ञात करना होता है। तो ई नॉट सेल, अब देखिएगा ये कैथोड का काम करेगा कि एनोड का, इससे डिफाइन होगा कि जो है SHG कौन सा काम करेगा। या तो हम इसको देख के पता कर सकते हैं। पहला तो हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोन वाला फार्मूला आपको याद होगा, लोन वाला फार्मूला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं तो कैसा होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और क्षण कैसा काम करेगा, एनोड का करेगा, और उस पर कौन से चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। ये तो पहले से आपको हमने मेंशन कर दिया है, बता चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक तो हम इससे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो क्षण कैसा हो जाएगा, एनोड का, और प्रक्रिया ऑक्सीडेशन की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा Zn गेव आउट Zn 2 प्लस प्लस 2e माइनस, ये हो जाएगा। तो क्षण कैसा काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ये चीज हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको जो ध्यान में रखना है, या तो इससे देख सकते हैं, या तो ये देख सकते हैं कि इसकी छड़ पतली हो रही है कि नहीं, छड़ पतली हो रही नहीं। अगर छड़ पतली हो रही है तो भी ये एनोड का काम करेगा। अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब इसी फार्मूले के बेस पे हम निकालते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा क्या है, ई नॉट सेल का मान इसने दिया 0.76 वोल्ट दिया। कैथोड, कैथोड का हम 0 मान के चलते हैं, 0.0 वोल्ट मान के चलते हैं, क्योंकि कैथोड किसका काम कर रहा है, SHG का काम कर रहा है। माइनस एनोड, एनोड का ही तो हमको निकालना है, तो एनोड का निकालना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, एनोड को, या यक्स मान के चलते हैं कि हमें इसी का निकालना है, यक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्या हो जाएगा, कुल मिला के यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा कि ये जो होगा कुल मिला के एनोड का हो जाएगा। माइनस में, माइनस केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कैथोड का काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। मतलब ये क्षण कौन सा हो रहा है, माइनस का क्षण हो रहा है कि प्लस का क्षण हो रहा है, ये डिफाइन करता है। आइए जो है इसके कुछ एप्लीकेशन के विषय में पढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया कि हमने क्या किया है, हाइड्रोजन का जो है लगा दिया है अर्ध SHG, अर्ध सेल के रूप में यूज किया है, और इससे हमको ये ज्ञात करनी थी। तो जो विभव यहाँ पर देगा उसी के अकॉर्डिंग ई नॉट सेल बराबर कैथोड माइनस ई एनोड का फार्मूला यूज करेंगे, एंड फाइनली हम प्राप्त कर लेंगे इस अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसी इसी को मापते हुए हम एक बनाते हैं विद्युत रासायनिक। आइए अब देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है कि जब कोई तत्व है उसकी आक्सीकारक क्षमता अथवा अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। क्या हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, तत्वों के सापेक्ष, तत्वों के सापेक्ष आक्सीकारक या अपचायक क्षमता को ज्ञात करते हैं। इसके माध्यम से क्षमता के बढ़ते अथवा घटते क्रम में जब रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे को नाम देते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसकी तुलना करते हैं इसके माध्यम से हम, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है। तो और तुलना में कैसे, तुलनात्मक रूप से जो आपके एनसीईआरटी में कवर किया है तो उसमें आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है कि नीचे जाने पर ना, नीचे जाने पर क्या होता है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। अगर अपचायक क्षमता क्या होती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता बढ़ने का मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है कि उसकी सक्रियता भी बढ़ती है। तो जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको आपके एनसीईआरटी में दिया है उसको आप एक बार कवर अप कर लेंगे, सक्रियता भी बढ़ती है। तो वहां पर कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि इसके विलयन में इसको रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, या क्या कारण है कि जब जैसे कि इसके विलयन में आयरन जो है, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन जो है डाला जाता है तो ये इसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो जिसकी सक्रियता ज्यादा होती है वो अपने से कम सक्रिय तत्वों को उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देती है। तो जो नीचे के तत्व होंगे उनकी सक्रियता ज्यादा होगी, अपने से ऊपर के तत्व जो होंगे उनको क्या करेंगे, उनके विलयन से विस्थापित करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसके अंतर्गत देखेंगे, ये है कि दूसरा
इसके माध्यम से हम ज्ञात कर पाते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है कि नहीं। रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है कि नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना ज्ञात करते हैं इसके माध्यम से। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसे कि मान लो ये जो एक दिया है, ये जो है BC कोई जो है बिलियन है। अब ए मान लो जो है कम सक्रिय है। अगर कम सक्रिय है, ध्यान देंगे तो कम सक्रिय है और ये ज्यादा सक्रिय है, तो इसको तो इसमें से विस्थापित कर नहीं पाएगा। जब कर नहीं पाएगा तो कुल मिला जुलाकर हम कर देंगे कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा सक्रिय हो तभी इसको इसके विलयन से विस्थापित कर पाएगा, तभी रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना भी विद्युत रासायनिक थ्योरी के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो नस्ट इक्वेशन होगा, और नस्ट इक्वेशन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।